ये थप्पड़ खाकर मानेगी। ये कहानी शुरू होती है पुष्पा के घर से। पुष्पा देवी के 2 बेटे थे, बड़े की शादी हो चुकी थी और दूसरा किसी के प्यार में था। पर वो कहते हैं ना, प्यार करना तो आसान होता है, पर उस प्यार को शादी तक पहुंचाना मुश्किल। और इसी मुश्किल में आजकल प्रेम भी था। पिछली बार जब दोनों परिवारों के मिलने की बात हुई तब तुमने कहा कि तुम्हें फीवर हो गया, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी मम्मी को फीवर हो गया। ये क्या बात हुई यार? ऐसे कौन से एरिया में रह रही हो तुम जहां आए दिन सभी को फीवर ही हो जाता है? ऐसे तो किसी दिन बस्ती उजड़ जाएगी। वेट, अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से मेरी बीमारी को तुम ड्रामा समझ रहे हो? ऐसे तो आगे जाकर किसी दिन तबीयत खराब होने के कारण मैं अगर किचन में नहीं गई तो तुम तो अपनी माँ के साथ मिलकर तमाशा कर दोगे। अरे नहीं मेरा बाबू, सोना तुम गलत समझ रही हो। मैं तो कंसर्न दिखा रहा था कि अगर आसपास में गंदगी है जिस कारण तुम्हारे घर वालों की तबीयत बिगड़ रही है तो बताओ मुझे, मैं अभी म्यूनिसिपैलिटी वाले को कॉल कर देता हूँ। और तुम तो जानती हो तुम्हारे बाबू की पहुंच कहाँ तक है। तभी कमरे के बाहर खड़ी श्वेता दरवाजे पर नॉक करती है। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना देवर जी? ऑल गुड ना? ये क्या भाभी, अब तो तैयार भी हो गई? वही तो देवर जी, तैयार तो हो गई हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा इयररिंग्स कौन सी पहनूं। आपके भैया को तो खुद सजने संवरने से फुर्सत नहीं है, बता ही नहीं रहते कि कौन सी इयररिंग्स पहनूं। आप बताइए ना, रेड वाली अच्छी लग रही है या ब्लू वाली? रेड वाली मुझे लगता है मेरी सैंडल के साथ जाएगी और ब्लू वाली मेरी साड़ी के साथ। भाभी वो। तभी हड़बड़ाता हुआ प्रेम का बड़ा भाई निकेतन कमरे में आता है। अरे यार श्वेता, जब परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम खत्म हो जाती है तो बॉटल्स ड्रेसिंग टेबल पर सजाकर क्यों रखती हो? पिछले 10 मिनट से सारे परफ्यूम के बॉटल ट्राई कर चुका हूं, किसी में भी परफ्यूम नहीं है। तेरे पास परफ्यूम है तो जरा पास कर। एक मिनट, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? हम शिल्पा के घर तेरी शादी की बात करने जा रहे हैं, ना कि खुद की। अपने घर वालों को इतना एक्साइटेड देखकर प्रेम के तो पसीने छूट जाते हैं। ना उसके मुंह से एक शब्द बाहर निकल रहा था, ना ही उसे एक शब्द कहने की हिम्मत हो रही थी। पर ऐसे में प्रेम वही आइडिया अपनाता है जो किसी हिंदी धारावाहिक की बहू अपनाती, बेहोश होने का। प्रेम बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। 2 घंटे बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पता नहीं मम्मी, कैसे चक्कर आ गए मुझे। अरे आप सब तो शिल्पा के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? मैं तैयार हो जाता हूँ। अब क्या तैयार होगा? उठकर चल तो नहीं पा रहा है तू? मैं शिल्पा बेटा के घर पर फोन करके मना कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। तेरी सेहत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दोनों परिवारों को मिलना ही है ना, बाद में मिल लेंगे। ठीक है पापा, पर आप शिल्पा की मम्मी को कॉल मत कीजिएगा, मैं खुद ही शिल्पा को कह दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। और ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं और शिल्पा बात को टालती ही रहती है। क्या हो गया है बाबू? सारी शर्तें तो मानकर बैठा हूं मैं तुम्हारी। कैसी शर्तें प्रेम? तुम्हारे घर आकर खाना तो बनाना ही होगा ना मुझे। फिर कौन सी शर्त मान ली तुमने मेरी? ये टी-शर्ट ट्राउजर पहनने की? अरे भाई, मेरे घर पर मैं हॉट पैंट पहनती हूँ। तो मेरे घर पर भी पहन लेना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिल्पा यहाँ। और जहां तक रही किचन संभालने की बात, तो तुम्हारे बदले मैं रसोई में चला जाऊंगा। बस कुछ दिन के लिए तुम्हें थोड़ा किचन में हाथ बटाना होगा, उसके बाद कुक लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब तो हाँ कर दो जान। ठीक है, पर अभी के लिए। शादी के बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है तो तुम्हें वो भी पूरी करनी होगी। अरे हाँ, वही इसमें बोलने वाली क्या बात है? सिर्फ हाँ करने से नहीं होगा। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो, मैं स्क्रीनशॉट रखूंगी एज ए प्रूफ। वरना आगे जाकर तुमने मना कर दिया और मुझे झुठला दिया तो मेरे पास सबूत तो होना चाहिए ना। कुछ इसी तरह शिल्पा को मनाते फाइनली प्रेम शादी के लिए मना ही लेता है और दोनों की हो जाती है शादी फिक्स। वरमाले के समय हाथ में वरमाला की प्लेट लिए श्वेता स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ खड़ी थी। तभी शिल्पा कहती है, ये गुलाब की माला कौन पहनता है भाभी? मैंने पहले ही कहा था ऑर्किड फूलों की वरमाला ही मेरी ड्रेस के साथ जाएगी। बोला था कि नहीं प्रेम? ये अरेंजमेंट की है तुमने? नहीं मिल रहे थे ऑर्किड्स के फूल तो मुझे कॉल किया होता। पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। नहीं करना मुझे वरमाला फरमाला। म्यूजिक बज चुका है, सबकी नजर हम पर है शिल्पा, एक बार प्लीज मैनेज कर लो। पर शिल्पा मैनेज करने वालों में से तो थी नहीं। वो जाकर सीधा स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ जाती है। निकेतन और श्वेता फौरन इवेंट मैनेजर के पास जाते हैं और उनसे वरमाला को चेंज करने के लिए कहते हैं। इस सब में
और आधे घंटे का वक्त निकल जाता है। फाइनली जब ऑर्किड की वरमाला मिल जाती है तब जाकर कहीं शिल्पा वरमाला की रस्म पूरी करती है। इसी तरह बाकी रस्में पूरी करके बहू बनकर शिल्पा प्रेम के घर आ जाती है। अगली सुबह अभी घर पर मेहमान है शिल्पा, तो 2-4 दिन कुछ ट्रेडिशनल ही पहनना। हाँ बाबू। ए मिस्टर, अभी तो शादी हुई है और अभी से तुम्हारे पति वाले तेवर भी शुरू हो गए। मैं क्यों पहनूं ट्रेडिशनल, वो भी इतनी गर्मी में? नहीं भाई नहीं, ये चोचले तो मुझसे बिल्कुल नहीं होंगे। और तुम्हें अगर मेहमानों की टेंशन थी तो फेरे होते ही उन्हें विदा कर देते। और प्रेम को 4 बातें सुनाने के बाद शिल्पा 1 पीस पहनकर कमरे से बाहर आती है। अरे ये बहू कैसे कपड़े में बाहर आ गई पुष्पा भाभी, नंगी टांगे दिख रही है। आपके जीजाजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो अपनी बेटी को भी कुर्ता पजामा पहनाते हैं और यहाँ बहू ये नंग धड़ंग खड़ी है। अरे नंग धड़ंग कहाँ से दीदी, ड्रेस तो पहनी है ना बहू ने। और अब जमाना बदल गया है दीदी, ऊपर से हमारा शहर भी मेट्रो सिटी है, यहाँ तो ये सब कॉमन है। तो क्या मेट्रो घर से ही चला देगी? कौन सी बहू फेरे के दूसरे दिन ऐसे चुन्नू मुन्नू कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है भाभी? इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हॉल में, कोई शर्म लिहाज नहीं है। पूरी दुनिया को ही सब कुछ दिखा देगी तो पति के देखने को क्या ही बचेगा। तभी अपनी नजरें झुकाए सुषमा का पति प्रवीण वहां आता है। ये है तुम्हारे मायके वाले, इस शगुन के लिए रुकवाया था क्या तुमने मुझे यहाँ? मैंने तो सोचा था बहू मेरा आशीर्वाद लेगी, पर यहाँ तो बहू पैर पर पैर चढ़ाकर अपना फोन चला रही है। यही सब हमारी बेटी देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा इस ओछेपन का। चलिए यहाँ से। चलती हूँ भैया, चलती हूँ। भाभी आज से समझ लीजिए मेरा मायका खत्म हो गया। चलिए जी। बुआ जी रुकिए ना, बुआ जी। पर बुआ जी कहाँ रुकने वाली थी। एक एक कर सभी मेहमान पुष्पा को 4 बातें सुनाकर वहां से निकल जाते हैं। इतनी बड़ी बात तो हो नहीं गई जो यहाँ सभी ने इतना ड्रामा कर दिया। कसम से बता रही हूँ प्रेम, तुम्हारे रिश्तेदार ना बड़े ड्रामेबाज हैं। ऐसा नहीं बोलते शिल्पा। तो फिर आपको मेहमानों को रखना है तो रखिए, उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाते रहिए भाभी, वो भी इस गर्मी में। हाँ, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा कि मेरे कारण सारे मेहमान वक्त से पहले ही लौट गए और आप लोगों का काम हल्का हो गया। इसी तरह 2-4 दिन और निकल जाते हैं और शिल्पा अपना सारा सामान अपने ससुराल के नए कमरे में शिफ्ट कर लेती है। फाइनली अब लग रहा है कि मैं अपने कमरे में हूँ, वरना तुम्हारे कमरे में मुझे इतना ऑड महसूस हो रहा था, क्या बताऊं। चलो अब तो सब कुछ ठीक है ना, तुम एंजॉय करो। आज से मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, मुझे ऑफिस निकलना है। प्रेम, निकेतन और सोम अपने काम के लिए निकल जाते हैं और घर पर रह जाती हैं पुष्पा, श्वेता और शिल्पा। चलो शिल्पा, दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं। बहू कोई काम हो तो मुझे भी बता दो, तीनों मिलकर करेंगे तो झट से हो जाएगा। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो कहती हूँ दोपहर में ही ज्यादा सब्जी बना लेना और वही रात को सभी को परोस देना, ताकि फिर से रात में खाना बनाने का झमेला ना रहे। लो शुरू हो गए ससुराल के चोंचले। क्या मैं नहीं समझ रही ये अच्छी बनने का ड्रामा मम्मी जी क्यों करिए? इस तरह धीरे धीरे मेरा रसोई प्रवेश करवाएगी, उसके बाद बाहर से लगा देगी कुंडी और जिंदगी भर मैं रसोई में रह जाऊंगी। बट आपने अपनी बहू को पहचाना नहीं है मम्मी जी। शादी मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम करने को की थी, बढ़ाने को नहीं। मेरा सर अब बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, इतनी गर्मी पड़ रही है क्या कहूँ। सुबह से 2 बार उल्टी भी हो चुकी है और अब फिर से ये चक्कर। उल्टी भी हो चुकी है तुम्हें बहू? तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तुम अपना ख्याल रखो। मैं तो कहती हूँ 15-20 दिन जरा रुक कर देखो, कहीं पहली रात में ही बच्चा तो नहीं ठहर गया है। बहुत बार ऐसा होता है। बड़े शुभ कदमों की आई है तो बहू, ऐसा बच्चा ना बहुत भाग्यशाली होता है। कहाँ से ठहरेगा मम्मी जी बच्चा? पूरे बिस्तर पर तो मैं अकेली सोती हूँ, आपका सुपुत्र तो जमीन पर सोता है। खैर क्या फर्क पड़ता है, अगर इस बहाने से मुझे रसोई से छुट्टी मिल रही है तो यही सही। और इस तरह शिल्पा अपने ससुराल में रसोई के काम से भी छुट्टी ले लेती है। शिल्पा को जितनी ज्यादा छूट मिल रही थी वो उतनी ज्यादा अपने पैर फैला रही थी। अपने मायके में सुबह 8 बजे तक उठने वाली शिल्पा अपने ससुराल में 10-10 बजे तक सोई रहती थी। ऑफिस के काम से प्रेम 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। सुबह के 10 बजे वो वापस लौटता है। अरे वाह, क्या सही वक्त पर आया हूँ मैं। नाश्ता लग रहा है, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ भाभी, फिर जाकर लंबे नींद लगा लूंगा।
बड़ी थकावट हो जाती है। क्या बताऊं, इस नए बॉस ने ना जीना दुश्वार कर रखा है। वो तो हमें दिख ही रहा है प्रेम, कितना काम का प्रेशर आ गया है तुम पर। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट गोभी के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ये सही है। अभी मैंने आलू के पराठे बोल दिए तो हाथ पीछे करके खड़ी हो गई कि इतनी गर्मी में सबके लिए अलग अलग खाना मुझसे नहीं बनेगा, और देवर को देखते ही फटाक से बदल गई। ये तो जग जाहिर है भैया कि भाभियों के लिए देवर सबसे लाडले होते हैं। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, शिल्पा तो है ही घर पर। अब भाभी मेरे लिए पकौड़े बना सकती है तो शिल्पा आपके लिए पराठे बना देगी। वैसे कहाँ है शिल्पा, दिख नहीं रही? वो बेटा अपने कमरे में आराम कर रही है। वो क्या है ना, आजकल उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती, मुझे लग रहा है उसके दिन चढ़ने वाले हैं। हाँ, और अब तू जाकर उसे जगह मत देना, आराम करने दे। ऐसे वक्त में जितना आराम करेगी शिल्पा उतना ही अच्छा रहेगा उसके लिए। ये सुनते ही प्रेम समझ जाता है कि शिल्पा ने कौन सा नया दिमाग लगाया है। प्रेम कमरे में जाता है और इस बारे में शिल्पा से बात करता है। तुम्हें दिख नहीं रहा प्रेम, मैं आराम कर रही हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने से कब मना किया है बाबू? पर घर वालों को इस झूठे भ्रम में रखने की क्या जरूरत थी? तुम चाहती तो मम्मी को क्लियर कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने घर वालों की बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। जब मुझसे प्यार किया था तब फैमिली नहीं आई थी क्या दिमाग में? और मुझसे सवाल जवाब करने की छोड़ो, तुम ये आजकल बॉस के काम से कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं जा रहे? कहीं वहां कोई और चक्कर तो नहीं चला रहे हो ना तुम? सोच कर बोला करो शिल्पा, हद करती हो तुम सच में। इसी बात पर प्रेम और शिल्पा की बहस बढ़ जाती है। कमरे से आ रही आवाज सुनकर सभी भागते हुए प्रेम और शिल्पा के कमरे में जाते हैं और जमीन पर लगा दूसरा बिस्तर देख लेते हैं। ये क्या है प्रेम, यहाँ फर्श पर कौन सोता है? कोई नहीं सोता पापा, वो आज इतनी लंबी फ्लाइट थी ना कि मेरी कमर अकड़ गई है, इसलिए मैंने जमीन पर बिस्तर लगा लिया। बस इसी बात पर शिल्पा मुझसे झगड़ रही थी। ऐसी बात हो ना तो मुझे बुला लिया करो शिल्पा, बस एक बार कान खींचूंगी और लाइन पर आ जाएंगे देवर जी। श्वेता हंसी मजाक में इस बात को यहीं खत्म कर देती है, पर सभी समझ जाते हैं कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। श्वेता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी पुष्पा रसोई में जाती है। प्रेम की हालत देख रही हो बहू, कैसे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए उसके। मुझे लगता है शिल्पा और प्रेम के बीच में कुछ ठीक नहीं है, वरना शादी के बाद तो लड़के के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। और कल ही आंटी जी का कॉल आया था मेरे पास, बता रही थी कि शिल्पा को पीसीओडी है, तो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट तो वो हो नहीं सकती। यहाँ बात कुछ और हो रही है मम्मी जी। क्या बात होगी बेटा, गलती हमारी है, बहू जो कहती है हम सुनते हैं, आगे भी सुन लेंगे। पर प्रेम कैसे ये सब बर्दाश्त करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिल्पा के प्यार में उसने शादी तो कर ली, पर ये शादी निभती हुई नहीं लग रही मुझे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आज ही सर मुंडाया और आज ही ओले पड़ गए। ऐसा ही कुछ पुष्पा के साथ होने वाला था। पुष्पा पहली बार अपने मन की बात श्वेता से कर रही थी और इत्तेफाक से उसी वक्त शिल्पा रसोई से कोल्ड ड्रिंक लेने निकल जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी शिल्पा अपनी जेठानी और सास की सारी बातें सुन लेती है। खुद तो आपको बच्चा हुआ नहीं भाभी, और मुझे पीसीओडी है इस बात की हवा उड़ा रही है। और आप मम्मी जी, आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने बेटे की। अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है, मैं तो चाह रही थी कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। जो माँ अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी में सब अच्छा अच्छा चाहती ना, वो इस बात की फिक्र नहीं करती कि ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं, निपटी नहीं लग रही है, यही कह रही थी ना आप? अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। ओहो, तो अब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने सुनने में गलती कर दी। अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात झुठला देंगी तो रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने मम्मी जी। ये सब क्या बोल रही हो तुम बहू, हमारे घर में ये रिकॉर्डिंग कब से होने लगी? आप तो बीच में बोलिए मत पापा जी। मेरे हनीमून का ट्रिप आपके सीने के दर्द के कारण ही तो कैंसिल हुआ था, और आपको कुछ हुआ भी नहीं। मेरा मतलब भले चंगे हैं आप। भैया भाभी तो यहाँ थी, आप चाहते तो 5 मिनट के लिए उस दर्द को बर्दाश्त कर सकते थे, पर नहीं, जैसे ही मैं और प्रेम निकलने लग गए आप अपना सीना पकड़कर बैठ गए। पुष्पा के घर से आ रही आवाजों को सुनकर आसपास वाले निकेतन और प्रेम को कॉल कर देते हैं। दोनों भागते हुए अपने घर आते हैं। इस दिन के बाद से ये तमाशा रोज का हो जाता है। अब शिल्पा के अंदर जो जरा सी शर्म बची थी वो भी खत्म हो जाती है। वो अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जीती। जब मन होता उठती, जब मन होता घूमने चली जाती, जब मन होता सो जाती। मुझे 30,000 पेटीएम कर दो प्रेम।
30,000? अभी पिछले महीने तो 60,000 की शॉपिंग की थी तुमने शिल्पा। प्रिया का हस्बैंड उसे दुबई लेकर गया, तीसरे महीने में दूसरी बार, और यहाँ तुम 60,000 30,000 के लिए रो रहे हो। अगर औकात नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए। मैं तो अवॉइड ही कर रही थी शादी करना, तुम पीछे पड़े रहते थे। उस वक्त तुमसे शादी ना करके राहुल को हाँ कर दिया होता ना, तो क्या लाइफ होती मेरी। ये कहकर शिल्पा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो क्या देखती है, उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी है। ममता न आओ देखती है न ताओ, और शिल्पा के कानपट्टी पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ये क्या किया समधन जी आपने? वो जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था समधन जी। शिल्पा के लक्षण देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि ये लड़की हाथ से निकल रही है। शादी के बाद कौन सी लड़की रात रात भर क्लब में रहती है शिल्पा? पता नहीं किन लड़कों के साथ घूमती हो तुम आजकल। तुम्हारी फोटोज में प्रेम जी को तुम्हारे साथ देखते ही नहीं मैं। वो मम्मी जी, मुझे वक्त नहीं होता ना। बस देवर जी, अब और नहीं। घाव को छुपाने से वो भर नहीं जाता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसके इलाज के लिए उस पर दवाई डालनी ही पड़ती है। इतने से ममता रुकती नहीं और शिल्पा के दूसरे गाल पर भी एक तमाचा जड़ देती है। इसकी अक्ल थप्पड़ खाकर ही आएगी दामाद जी। तुम्हें दामाद जी में बहुत कमियां दिख रही है ना शिल्पा। तो चलो मैं करती हूँ डाइवोर्स पेपर्स का इंतजाम। दे दो दामाद जी को डाइवोर्स और कर लो शादी उस राहुल से। देखती हूँ मैं कौन सा सोने चांदी से लाद देगा वो तुम्हें। ममता के फटकार से शिल्पा के होश ठिकाने आ जाते हैं। उसे समझ में आता है कि उसकी जो हरकतें उसकी मां नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, वो हरकतें उसके ससुराल वाले खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे थे। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद वो प्रेम पर अपनी जोर जबरदस्ती चलानी बंद कर देती है। रवीना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और कहती है, रवीना बहू, जल्दी से किचन का काम खत्म करके कुछ अच्छा सा खाना बना ले। लेकिन माँ जी, खाना तो बना हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ खाना बना हुआ है, लेकिन कुछ ढंग का बना ले, क्योंकि तेरी बुआ सास आ रही है। बुआ सास आ रही है? वो भी अचानक? कुछ हुआ है क्या माँ जी? बुआ जी अचानक घर आ रही हैं? अरे नहीं रवीना, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। आप मुझे बताइए ना उन्हें खाने में क्या पसंद है, वही बनाती हूँ मैं। बहू देख, वो गांव से आ रही है, इसलिए कुछ सादा खाना ही बना ले। और हाँ, ध्यान रहे कि उनके सामने तो अपने सर से पल्लू मत हटाना। वो गांव से है ना, इसलिए थोड़ा गांव वाली सोच है उनकी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। रवीना की बात सुनने के बाद सुनीता को सुकून मिलता है और वो चैन की सांस लेकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन क्या सच में रवीना अपनी बुआ सास को संभाल पाएगी? ये तो हमें तब पता चलेगा जब उसकी बुआ सास सावित्री वहाँ आएगी। रवीना अपनी बुआ सास के लिए दाल, चावल और कुछ पकौड़े बनाकर तैयार कर देती है। कुछ घंटे बाद जब सावित्री आती है तो रवीना अपनी बुआ सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ पुतो फलो। वैसे बहू, घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ जी जी, आखिर बहू किसकी है? अब मेरी बहू है तो साफ सफाई तो रखेगी ना। खैर छोड़ो इन सबको। आप ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सुनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बस थोड़ा एड्रेस भूल गई थी, लेकिन फिर याद आ गया। वो क्या है ना, बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। अगर ऐसी बात थी बुआ जी तो आप मुझे बता देती, मैं इनको आपके पास भेज देती लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सावित्री की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवीना सावित्री को उसके कमरे में ले जाती है। कमरा देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रवीना से कहती है, बहू ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन सोता है? वो बुआ जी, इस कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं सोएगा, ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? अरे तुझे पता भी है, इतने बड़े कमरे में तो हम 4 जने आराम से सो जाएंगे, और तुम हो कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हो। डर वर नहीं लगता क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? घर है और घर में डर थोड़ी ना लगता है। हाँ, ये बात भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं गुजार लूँगी,
लेकिन आज मैं अकेले सो रही हूँ। कल से मैं या तो सुनीता के साथ सोऊंगी या फिर तेरे। रवीना अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रवीना के जाते ही सुनीता अपनी ननद सावित्री के कमरे में आती है। जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर सब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ सुनीता, सब ठीक तो है, लेकिन ये कमरा ना बहुत बड़ा है। ऊपर से इस कमरे से बाहर का नज़ारा बराबर दिखता है। मैंने सुना है ऐसे कमरे में अक्सर भूत प्रेत का साया होता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। और वैसे भी आप तो गांव की है, गांव के लोगों को भूत प्रेतों से डर थोड़ी ना लगता है। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही वो अपने बेड के चारों तरफ हाथ फेर कर सुनीता से कहती है, सुनीता, तूने घर में गद्दे तो बहुत अच्छे लगवाए हैं। देखो तो कितने मुलायम और आरामदायक है। गांव में ऐसे मिलते कहाँ हैं? अगर गांव में ऐसे मिल रहे होते तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही एक गद्दा लगवाती जिस पर मैं आराम से सो सकती थी। लेकिन हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो गांव में शादी हुई, ऊपर से ऐसे घर में शादी हुई जहाँ किसी चीज़ की फैसिलिटी ही नहीं। कोई बात नहीं जी, ये भी तो आप ही का घर है। आप यहाँ जब चाहे तब तक रह सकती हैं। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सावित्री हर चीज़ पर नज़र लगाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रवीना महंगी साड़ी पहनकर आती है तो उसकी इतनी महंगी साड़ी देखकर सावित्री कहती है, रवीना बहू, साड़ी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी तुमने? और साड़ी को पहनकर जा कहाँ रही है तू? बुआ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए। और ये साड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, 2000 की है बस। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी तू बाजार पहनकर जा रही है? अरे तुझे पता भी है 2000 की साड़ी हमारे गांव में हम शादी पार्टी में पहनते हैं, और तू है कि मार्केट जाने के लिए 2-2000 की साड़ियाँ निकाल रही है। अरे बहू, इसको संभाल कर रखते, आने वाले समय में कभी कोई शादी ब्याह होगा तब काम आ जाएगी ये। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पास इससे भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं। फिर मैं ये साड़ी शादी पार्टी में पहनने के लिए क्यों रखूँ? और वैसे भी ये गांव में बहुत महंगी होगी, लेकिन शहर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सस्ती वाली है। राम 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 राम, ये इतनी महंगी साड़ी है और तू कह रही है कि ये सस्ती साड़ी है? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या क्या है, पैसों को तो पानी की तरफ फूंकते हैं। बुआ जी, मैं बाज़ार जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। इतना बोलकर रवीना आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो सावित्री की बात काट देती है। ये देखकर सावित्री रवीना से चिढ़ जाती है और वो सीधा पहुँचती है सुनीता के पास। जी, क्या हुआ? आपका मुंह गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? क्या बताऊं सुनीता, तूने तो अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे अपने सर से नहीं उतारेगी ना तो वो तेरे सर पर चढ़ के तांडव करने वाली है। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताइए। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसे सारी बात बताती है। वो जानने के बाद सुनीता कहती है, जी, वो शुरू से शहर में रहती आई है, उसने कभी गांव को देखा तक नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो बच्चा शुरू से शहर में रहता आया हो उस पर हम गांव के तौर तरीके थोप कर उसे कैदी तो नहीं बना सकते ना। सुनीता, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहू को इतनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सर पर चढ़ कर नाचे। बाकी तेरी बहू है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी मान तो उसको इतनी छूट मत दे ताकि आगे चलकर तुझे ही दिक्कत हो। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। और कुछ घंटे बाद जब रवीना बाजार से वापस आती है तब सुनीता रवीना के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और समझाते हुए कहती है, रवीना बहू, मैं मानती हूँ कि दीदी के यहाँ रहने से तुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कुछ समय की बात है, तो उनके सामने अपनी ज़ुबान तो मत खोल। मेरा मतलब है कि तू उन्हें लगे मुँह जवाब मत दे। गाँव में ना ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ शहर में हो रहा है, इसीलिए तू उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे बुआ जी के सामने वो साड़ी पहनकर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगी और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। रवीना और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की ये बात दूर खड़ी सावित्री सुन लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ घंटे बाद रवीना बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास ले जाती है। बुआ जी देखिए,
मैं आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ? आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर। बहू, इन सब की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तो हर चीज़ में कमी ही निकालती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया और आपको हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बहू, माफ़ी तुझे नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। तेरी बुआ गरीब है ना, इसलिए उसने आज से पहले इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज़ देखी नहीं, इसीलिए ना मैं ऐसा बोल पड़ी। नहीं नहीं बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और किसने कहा कि आप गरीब हैं? आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं। वैसे भी अगर आप मुझे किसी चीज़ के लिए रोक रही हैं, टोक रही हैं, तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा ना। रवीना की बात सुनकर सावित्री उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब सावित्री का अपने घर जाने का समय आ जाता है। सुनीता बहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे ये तो हमें बोलना चाहिए। हमसे कोई गलती हुई हो तो भूल चूक समझकर माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं सुनीता, तुमसे गलती नहीं हुई, बल्कि तुमने तो मेरा मान सम्मान रखा, बहू को भी काफ़ी समझा कर रखा। सावित्री सबको गले से लगाती है और इस तरह वो दोबारा अपने गांव चली जाती है और यहाँ रवीना एक बार फिर अपनी सास सुनीता के साथ खुशी से रहती है। श्रद्धा और अखिल की शादी को वैसे तो 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच 5 साल बीत जाने के बाद भी दोनों में बिल्कुल समझ नहीं थी। श्रद्धा और अखिल दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। श्रद्धा के मायके में उसकी माँ कावेरी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की सास यानी कि अखिल की माँ सुमन जी को भी अपने बेटे और बहू के आए दिन होने वाले झगड़े से अच्छी खासी प्रॉब्लम होती थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे और बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, लेकिन श्रद्धा और अखिल समझने को तैयार ही नहीं थे। श्रद्धा, ये क्या है? तुमने मेरी ये शर्ट धोकर रखी है अलमारी में? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही उठा कर रख दी? जरा शर्ट की शक्ल तो देखो, कितनी गंदी हो रखी है। तुम्हें तो ठीक से कपड़े धोना भी नहीं आता। अच्छा, तो अब तुम मुझे काम करना सिखाओगी? 5 साल से तुम्हारा काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ ना। अरे तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर? मुझे ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे जैसा काम करना आता है वैसा ही करूंगी मैं। तुम्हारे कौन मुंह लगे, सारा दिन उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह लड़ाई करने बैठ जाते हो। समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम दोनों की वजह से बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा और शोर शराबा। तो मम्मी जी, आप अपने बेटे को समझाइए ना, जब देखो तब मेरे काम में कमियां निकालता रहता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो श्रद्धा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाओ। तुम्हारी माँ कावेरी बहन का फोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ वैसे मम्मी जी ठीक कहती हैं आप, मुझे मेरी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ रह रहकर तो मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और सुनो, 2 दिन नहीं, आराम से 2-3 महीने रह कर आना। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तलाक दो और मेरा पीछा छोड़ो। श्रद्धा के मायके में। और श्रद्धा बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी कैसे हैं? उनका तो नाम भी मत लेना मम्मी, जब देखो तो मुझसे लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन बेटा, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, कब तक इस तरह लड़ाई करते रहोगे? लेकिन मम्मी मेरी क्या गलती है? सारे काम करती हूँ घर के, उसके बाद भी कोई उनमें कमियां निकालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। देखो, अखिल को प्यार से समझाने की कोशिश किया करो। वो इंसान प्यार करने के लायक ही नहीं है माँ। नहीं नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं करते। वो तुम्हारा पति है और मैं जानती हूँ अखिल बहुत अच्छा लड़का है। माँ, मैं उसकी पत्नी हूँ और आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकती वो किस तरह का इंसान है। उसे लड़ाई करने की इतनी ज्यादा आदत है कि वो मुझसे लड़ाई के बिना रह ही नहीं सकता। देखो बेटा, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। लेकिन मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ माँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से छुट्टी दिला दो। पागल
पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा। कमाल करती है माँ, आपका दामाद बात बात पर तलाक लेने की बात करता है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। 2 दिन के बाद श्रद्धा के ससुराल में। श्रद्धा, ये किस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो तुम? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? कितनी गर्मी हो रही है? श्रद्धा, तुम सारा दिन इस तरह के कपड़े पहनकर घर के बाहर घूमती रहती हो। आसपास के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? आसपास के लोगों का तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। माँ, ये लड़की ना पूरी पागल है। मुझे इससे तलाक दिलवाओ, इसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। फिर से शुरू हो गया, ये क्या तलाक तलाक लगा रखा है। अखिल वो हमारे घर की बहू है। अगर बहू है तो अपने पास संभाल कर रखिए माँ, और समझाइए इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहने। अरे मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अरे क्या परेशानी है उसके कपड़े में? घर में सब ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं बेटा, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। समझ में आया? तुम्हारी खुद की माँ को तुमसे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो कहता हूँ तलाक दो और जाओ इस घर से, ताकि मैं भी चैन से जी सकूं। दिन रात तुम्हारी चिक चिक सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। अपने बेटे और बहू के झगड़े से परेशान होकर सुमन बिना किसी को बताए श्रद्धा की माँ कावेरी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आपने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की क्या? मैंने इसीलिए उसे यहाँ मायके में भेजा था। क्या बताऊं सुमन जी, जब वो मायके आई थी तो मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहती है कि उसकी अखिल के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अखिल को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा होकर भी वो मेरी एक बात नहीं सुनता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। श्रद्धा को बहुत प्यार से समझाया था मैंने, कहा था थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया कर बेटा। अखिल अगर कुछ कहे तो उसे उल्टा जवाब मत दिया कर। लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं वो। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि अखिल आए दिन तलाक की बात करने लगा है। अब आप ही कुछ बताएं बहन जी, क्या करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों का तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक होने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है, शायद उन दोनों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं। एक सास होने के नाते मैंने बहुत कोशिश की। अब आप कुछ बताइए कावेरी बहन, अगर आपके पास कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है इस तरह सीधा सीधा समझाने से बच्चों को बात समझ में नहीं आने वाली। अब कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ बताइए ना। देखिए बहन जी, यहाँ मायके में तो मेरी बेटी और दामाद कभी कभी आते हैं, लेकिन आपके साथ तो दिन रात रहते हैं ना। अब जो भी करना है आप ही कर सकती हैं। मेरे बेटे की गृहस्थी बसी रहे और मेरे बेटे बहू दोनों प्यार से रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बस ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप दामाद जी के पापा के साथ यानी कि अपने पतिदेव के साथ झगड़ा करने की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा? एक काम करिए, आप भी ना बात बात पर तलाक लेने की बात करना शुरू कर दो। अखिल के पापा से खूब झगड़ा करो, देखना हमारे दामाद जी को बहुत जल्दी सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ, आपने जो प्लान बताया है वो भी तो करना है। घर जाने के बाद सुमन अपने पति कैलाश जी को सारा प्लान बता देती है। और फिर अगले दिन, और अखिल की माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो। जानती हो ना, सुबह सुबह बिना न्यूज़पेपर के मैं कभी चाय नहीं पीता। अरे तो खुद से क्यों नहीं उठा कर ले आते न्यूज़पेपर? दरवाजे तक भी चलकर नहीं जाया जाता क्या आपसे? पत्नी हो तुम मेरी, अगर इतना सा काम कर दोगे तो कौन सा तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? पैर तो नहीं घिस जाएंगे, लेकिन उम्र तो घिस रही है ना। पूरी जिंदगी आपके लिए काम करती आई हूँ। अरे बुढ़ापे में भी चैन मत लेने देना। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? आज पापा से इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? पापा तो रोज सुबह न्यूज़पेपर आपसे ही मंगवाते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा काम खुद को भी करना चाहिए ना।
पूरी जिंदगी तो निकाल दी मैंने तेरे पापा की सेवा करते करते, इनसे तो हिला भी नहीं जाता। अरे रहने दो, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है मुझे, कर लूंगा मैं सारा काम खुद से। आज मम्मी जी पापा जी को क्या हो गया? वैसे तो हमेशा इतने प्यार से रहते हैं, सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। लगता है अपने बेटे का असर आ गया है इन दोनों में। अगले दिन डिनर के वक्त, श्रद्धा बेटा, आज फिर से खिचड़ी क्यों बना दी? मैंने कहा था, क्योंकि मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, मेरा पेट खराब है। अरे आपका पेट खराब है तो क्या हुआ, हम सबका पेट थोड़ी ना खराब है। आपको खिचड़ी खानी थी तो खा लेते, अरे सबके लिए बनवाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कौन सा बहू को जबरदस्ती पकड़वा कर सबके लिए खिचड़ी बनवाई है? मैंने तो मेरे लिए बनाने को कहा था। आपने बहू से कहा ही नहीं होगा कि बेटा बाकी लोगों के लिए दूसरा खाना बना देना। ये मेरा काम नहीं है किचन में जाकर औरतों की तरह खाने के बारे में बताना। अच्छा जी, तो आपकी नज़र में बस औरतें किचन में काम करती हैं? हमारी शादी के इतने सालों में कभी एक गिलास पानी भी उठाकर पिया आपने? अरे मम्मी क्या हो गया आपको? साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर आपका ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। अरे मम्मी जी, इस उम्र में आप तलाक लेने की बातें क्यों कर रही हैं? तो क्या करूं? अपने ससुर जी का स्वभाव तो देखो, दिन पर दिन खड़ूस होते जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, इस तरह तलाक लेने की बात करना कोई अच्छा लगता है क्या? आपको इस उम्र में तो पापा के साथ प्यार से रहना चाहिए। 2 दिन बाद, अरे सुमान, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है भाई, मेरा कुर्ता कहाँ है, जल्दी से निकाल कर दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, ये रोज रोज मॉर्निंग वॉक के टाइम पर मुझे तेज आवाज देकर जगाना बंद कर दीजिए अब। तुम्हारे जैसी औरत से तो कुछ भी कहना बेकार है, जब देखो तब कड़वी जुबान में बात करती हो। एक काम करिए, आप अभी के अभी कोर्ट जाकर तलाक के पेपर लेकर आइए। मुझे अब आपके साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इतने बरसों से झेल रहा हूं तुम्हें, अब तो शांति दे दो मुझे। मम्मी जी, पापा जी, बस भी करिए, अब किस तरह की बातें किए जा रहे हैं? इसमें किस तरह की बात करने वाली क्या बात है बेटा? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पापा के साथ। अरे उम्र के साथ साथ इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। और तुम्हारी माँ भी ना सठिया गई है, जब देखो तब बड़बड़ाती रहती है, जरा सा काम करने को कहा तो खाने को दौड़ती है। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी पापा, इस उम्र में आप दोनों तलाक लेंगे तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? हाँ मम्मी जी, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटा बहू घर में है, और अब इस उम्र में आप लोग तलाक लेने की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था ना माँ, क्या बात है, बात बात पर तलाक तलाक करती रहती हो, कितना बुरा लगता है सुनने में। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब अगर मेरी तेरे पापा जी के साथ नहीं बनती तो मैं तो तलाक ही लूंगी ना। अरे मम्मी, आप फिर से वही बात कर रही हैं। आप दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतने अच्छे से बिताई है, ये तलाक की बात अच्छी नहीं लगती। चलो अच्छा है बेटा, तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी। अब एक बात बताओ, जब तुम श्रद्धा के साथ बार बार तलाक लेने की बात करते हो तो अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं लगता मम्मी जी ठीक कह रही हैं? हाँ मम्मी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं हर बात पर श्रद्धा से तलाक लेने की बात करता हूँ, और आपको ये सुनकर कैसा लगता होगा। मुझे माफ़ कर दो माँ। देखो, श्रद्धा की मम्मी कावेरी जी और मैंने तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की सलाह दी है। अगर किसी बात पर झगड़ा भी होता है तो शांति से बैठकर सुलझा लिया करो। जानते हो बेटा, तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी जब तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और हमने जानबूझकर ये नाटक किया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं श्रद्धा पर बिना बात के बस ऐसे ही गुस्सा करता रहता हूँ। मम्मी जी, पापा जी, गलती तो मेरी भी थी, मैं बिना सोचे समझे अखिल की बातों पर कुछ भी कह देती हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो अच्छा हुआ, अपनी माँ के तलाक की बात सुनकर ही सही, कम से कम तुम दोनों को अकल तो आई।